अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट सेम में से सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर पर लेक्चर हुआ था जो वादी सिंध की तारीख़ था। वादी सिंध की तारीख़ पर वो चैप्टर मुनहसर है। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वादी सिंध की तहज़ीब जो मंजूधारो तहज़ीब यानी कि उस ज़माने में मिस्री तहज़ीब और मेसोपोटामिया तहज़ीब का हमअसर जदीद तहज़ीब से जुड़ी हुई तहज़ीब कहा गया है। तो ये जो तहज़ीब के निशानात हमको मिले हैं शहर मंजूधारो में और उससे 100 किलोमीटर के फासले पर जो है हड़प्पा शहर में। तो उस तारीख़ के ताल्लुक़ से हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से ये उस दौर की जदीद तरक्की याफ़्ता तहज़ीब थी और उस दौर में जिस तरह से ये कहाँ वाक़ है पाकिस्तान के सूबे सिंध में मंजूधारो के इलाके में जब खुदवाइयाँ की गई थी 1921 से 1927 के दरमियान, फिर 1924 1937 के दरमियान। 1921 से 1937 के दरमियान जितने भी खुदवाइयाँ की गई है मंजूधारो में होंदे या फिर हड़प्पा शहर में होंदे, हड़प्पा के मुकाम पर होंदे, वहाँ पर जो है जो उस दौर के शहरियों की उस दौर के लोगों के बकायात जो मिले हैं, उनके ज़रूफ़ है, उनके इस्तेमाल हथियार है और उन्होंने किस तरह से तिजारत को फ़रोग़ दिया था, उन्होंने किस तरह से अपने घर वगैरह तामीर करवाए थे। इस मनसूबाबंदी जो थी मंजूधारो में हम लोगों को जो निशानियात मिली थी, बकायात मिले थे, वही कुछ हद तक मिलते जुलते निशानात मंजूधारा से दूर शहर हड़प्पा के मुकाम पर खुदवाइयों में वही निशानियात मिली थी। इसलिए कहा जाता है कि मंजूधारो और हड़प्पा शहर की तहज़ीब एक साथ तहज़ीब थी, मिलती जुलती तहज़ीब थी और ये तहज़ीब जो है उस दौर की तरक्की याफ़्ता जदीद तहज़ीब तस्वुर की जाती है, क्योंकि ये तहज़ीब जो है 4-5 हज़ार क़ब्ल मसीह की तहज़ीब है। तो ज़ाहिर सी बात है उस दौर में एशिया के ममालिक में मिस्र है, मेसोपोटामिया है, वो मिस्र शहर भी एक तारीख़ी शहर है। तो ज़ाहिर सी बात है उस शहर की तारीख़ जो है बहुत ही तरक्की याफ़्ता थी, जदीद थी और बहुत ही यानी कि क्या बोल सकते हैं डेवलपमेंट तहज़ीब थी। तो वो और मेसोपोटामिया जो आप मौजूदा इराक़ है, तो वो मौजूदा इराक़ में जो मेसोपोटामिया शहर है वो भी जदीद तरक्की याफ़्ता शहर कहलाता है। तो इस तरह से जो है ये तहज़ीब जो है मौजूदा तहज़ीब भी उनसे मिलती जुलती तहज़ीब है, हमअसर तहज़ीब है। ये कहा जाता है, मौरख़ीन ये कहते हैं कि हमअसर तहज़ीब थी। तो उसके बाद क्या तो उस दौर के शहरी मनसूबाबंदी के बारे में पढ़े थे। वो लोग किस तरह से शहर की तामीर करवाए थे, सड़कें कुशादा तामीर करवाई थी और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं इसके अलावा क्या बोल सकते बोल तो जो तामीरात थी घरों की होंदे या फिर गवर्नमेंट जो भी इमारत तामीर करवाई थी, तो माशी एतबार से अलग अलग गरीबों के घर के नक्शे अलग थे और थोड़ा जो मालदार तबका था उनके घरों के नक्शे अलग थे। बहरहाल उस दौर की जो है आज मौजूदा दौर में अगर देखेंगे लेआउट प्लाट के जो कहते हैं, जो वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता है, हवा का ख्याल रखा जाता है, रोशनी का ख्याल रखा जाता है, उसी तरह का उस दौर में घरों की तामीर में ख़ास ख्याल रखा जाता था कि हम शहर मनसूबाबंदी में और गंदे पानी की निकासी के लिए मोहरियों का इंतज़ाम, साफ़ पानी के इस्तेमाल के लिए नलों का इस्तेमाल, ये तमाम जो है शहरी मनसूबाबंदी में थे। सड़कें कुशादा थी और सड़कों पर कचरा साफ़ होने के लिए इस तरह से उनकी तैयारी की गई थी कि हवा चलने पर सारी सड़कों का कचरा खुद ब खुद साफ़ होता था। इसके अलावा ड्रेनेज का निज़ाम यानी गंदे पानी के निज़ाम की निकासी के लिए भी है बड़ा गज़ल खाना के बताया था इससे पहले। बड़ा गज़ल खाना जो है मंजूधारो की तहज़ीब का एक आला नमूना है। उसमें क्या है, बड़ा गज़लखाने के दरमियान में एक बड़ा हाउस बनाया जाता था, वो शायद पानी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और हाउस के बाजू 2 कमरे बनाए जाते थे। एक में पानी आने के लिए पंप का इंतज़ाम था और दूसरे में जो बोलते हैं कपड़े बदलने के लिए, या फिर एक रूम जो है कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक रूम जो है आपके उस दौर के हुक्मरान या फिर उस दौर के पेशवा जो पुजारी वगैरह होते थे उनके नहाने के लिए रखा गया था। इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता। और ग़िज़ा और पेशे के अतबार से भी हम इसके वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इनकी ग़िज़ाइयात क्या थी, दूध, वादी सिंध की तहज़ीब के जो है गेहूँ, बार्ली, दूध से बनी अशिया, दूध वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो ज़ाहिर सी बात है बार्ली या बोला था आप लोगों को इससे पहले बताया था कि एक वाइट किस्म का
दाना होता है जो गेहूँ के टाइप में होता है, उसे बार्ली कहा जाता है। तो गेहूँ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बार्ली का इस्तेमाल होता था, दूध का इस्तेमाल होता है, दूध से बनी अशिया इस्तेमाल होते थे। और लिबास जेवर के बारे में भी इससे पहले क्लास पढ़े हैं। तो अब आगे हम जो मंजूधारों होंगे, ये वादी सिंध की तहजीब कहिए या मंजूधारों की तहजीब कहिए या हड़प्पा तहजीब कहिए, ये एक ही तहजीब है। तो आपके चैप्टर में जो है वादी सिंध की तहजीब, इसका ये वादी सिंध की तहजीब से ये चैप्टर दिया गया है। तो इसमें अब हम आगे इस लेक्चर में जो हम बताएंगे, तो जाहिर सी बात है तिजारती ताल्लुकात कैसे थे उस दौर के मंजूधारों शहरियों के होंगे, मंजूधारों उस दौर के हुक्मरानों के होंगे, और किस तरह वो लोग जानवर कौन सा था, पालतू जानवर कौन से थे, और धातें की कौन सी इस्तेमाल करते थे, धातों के बारे में भी आज इंशाल्लाह बात होगी। तो सबसे पहले मोहरे यानी मोहरे बदल स्टैम्प जो कहा जाता है, मोहरे जो किस तरह से वो तैयार करते थे, मोहरों पर किस तरह का इस्तेमाल किया, किस ज़बान का इस्तेमाल किया गया, किस निशानियों का इस्तेमाल किया गया, इस बारे में भी इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में बात होगी। उसके बाद मुजस्समा साजी यानी कि संग तराशी यानी कि मूर्तियाँ बनाना, पत्थरों के होंगे, मिट्टी के होंगे। बहरहाल मुजस्समा साजी का जो हुनर था उस दौर में, मंजूधारों दौर में, उसके बारे में भी आज बात होगी इंशाल्लाह। उसके बाद और एक अहम बात जो है, मंजूधार उस दौर की तहजीब में, उस दौर के लोगों में, उस दौर के शहरियों में जो है मजहबी अकायद और रसूमात किस तरह से थी, ये मजहबी अकायद और रसूमात के बारे में भी आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो और एक पॉइंट इसमें ये बतलाया गया है कि उस दौर के जो हुक्मरान रहे हैं, ये नज़्म के लिए, बेहतर नज़्म के लिए का अंजाम देने के लिए, और जहाँ बेहतर नज़्म होता है, जो शहर बसते हैं या जो ममलिकत बसती है, तो वहाँ पर दिफाती निज़ाम भी होता है। दिफाती निज़ाम में हथियारों का इस्तेमाल भी होता है। तो हथियार इनके क्या थे, इनके औजार क्या थे, इस बारे में भी आज इंशाल्लाह वादी सिंध की तहजीब के दौर के लोगों का हथियार क्या थे और औजार क्या थे, किस तरह से वो अपनी हिफाजती इंतजाम को अंजाम देते, इस बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए अब आगे बताते चलें कि तिजारी ताल्लुकात क्या थे। तो तिजारी ताल्लुकात में ये बात वाज़ेह तौर पर आती है कि उस दौर के लोग कई तरह की सनतों में माहिर थे, यानी कि मंजूधारों के तरक्की याफ्ता तहजीब थी, जदीद तहजीब थी। तो लोग जाहिर सी बात है उस दौर के लोग जो है कई हुनर से वाकिफ़ थे, कई सनतों से भी वाकिफ़ थे, हुनर से भी वाकिफ़, कई सनतों से भी वाकिफ़ थे। जैसे बर्तन बनाना, जेवरात बनाना, तांबे के बर्तन बनाना, औजार बनाना, और उनकी बनाई हुई चीज़ों के बड़े पैमाने पर तिजारत की जाती थी। यानी कि कई सनतों से ये लोग वाकिफ़ थे, कई हुनर से ये वाकिफ़ थे। तांबे के बर्तन बनाना है, जेवरात बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है। बहरहाल ये कि हर एक फ़न से वाकिफ़ थे, हर एक शोबे से दिलचस्पी रखते थे, और हर एक शोबे में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी थी। तो ये जो बर्तन वगैरह बनाते थे, तांबे के होंगे या पित्तल के होंगे या जेवरात होंगे, इनकी तिजारत किया करते थे, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। तो बड़े पैमाने पर तिजारत किया करते थी, तिजारत हुआ करती थी। ये लोगों की बर्तनों, इनके साजो सामान की ये तिजारत को फ़रोग देते थे। मुल्क के अंदर दरियाओं के रास्ते और मुल्क के से तिजारी ताल्लुकात कायम होते। आम तौर पर जेवरात और बर्तन बरामद होते थे। यानी कि यहाँ बतलाया गया है कि मुल्क के अंदर और दरियाओं के रास्ते से, मुल्क के अंदर यानी कि मंजूधारो एक शहर था, जाहिर सी बात है उस दौर में एशियाई मुल्क में कई छोटे मोटे रियासतें थी, कई छोटी मोटी ममलिकतें थी। तो उन मुल्क के अंदर जो है मंजूधारों में, हड़प्पा में होंदो, तो ये अपना साजो सामान जो है दरियाई रास्ते से दूसरे मुल्क ले जाते थे, दूसरे शहरों को ले जाते थे, और वहाँ तिजारत करते थे, वहाँ तिजारत को फ़रोग देते थे, और तिजारी ताल्लुकात कायम होते। आम तौर पर जो है जेवरात और बर्तन बरामद होते थे। बरामद यानी कि फ़रोख्त किए जाते, बरामद यानी कि मंगवाना, बरामद यानी कि भेजना। तो इनके जो साजो सामान था तिजारत के, वो अपने दरियाओं के रास्ते से दूसरे ममालिक या दूसरे मुल्क को या अंदरूनी मुल्क में ये फ़रोख्त करते थे, और इनके बदले में मगरबी ममालिक से जस्त तांबे की बनी हुई चीज़ें और कीमती पत्थर दरामद किए जाते थे। जब ये इनके साजो सामान बरामद करते थे, ये बाहर मुल्कों में बेचते थे, तो वहाँ से बाहर मुल्कों से इनके बदले में ये इन साजो सामान के बदले में, यानी कि अभी उस दौर में ज़र का निज़ाम नहीं आता, ज़र का तस्वुर नहीं था, सिक्के का तस्वुर नहीं था, पैसों का तस्वुर नहीं था। तो बार्टर सिस्टम था। तो जाहिर सी बात है चीज़ के बदले चीज़ लेते थे, अशिया के बदले अशिया लेते थे। तो मौजूदा के जो सनतकार थे, जो फनकार थे, वो अपना साजो सामान जो है बाहर मुल्कों को बेचते थे, और वहाँ से वहाँ के बदले से क्या होता, मगरबी ममालिक से, ये मगरबी ममालिक से जो है ये जस्त तांबे की बनी हुई चीज़ें दरामद करते थे।
तो जस्त भी एक क्या है, धात है, वो धात की बनी हुई अशिया, वो धात की बनी हुई चीज़ें वो दरामद करते थे, और तांबे की बनी हुई चीज़ें दरामद करते थे। तो इस तरह से कीमती पत्थर भी ये लोग दरामद किया करते थे। यानी कि तिजारती तलक़ात को फ़रोग़ देने में ये लोग बड़े अहम रहे हैं। और वंजुधारों की तहजीब होंदे, हड़प्पा की तहजीब होंदे, उस दौर में तिजारती तलक़ात को कमर्शियल रिलेशनशिप इंग्लिश में कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, तो तिजारत को फ़रोग़ देने में ये लोग बहुत ही आगे थे। अपनी तमाम चीज़ों को बाहर बेचते थे और बाहर की चीज़ों को अपने मुल्क में मंगवाते थे। उसके बाद आइए पालतू जानवर। तो ये लोगों के जो निज़ाम था, समाजी निज़ाम जो था, और जो ये लोग समाजी निज़ाम में जो क्या कह सकते हैं कि यहाँ के लोग हाथी, ऊँट और सुअर, बैल, भैंस, भेड़ा, कुत्ता, घोड़ा और बैल वगैरह पालते थे। ये सारे जानवर जो थे पालतू थे इनके पास। कौन से हाथी होंदे, ऊँट होंदे, बैल होंदे, भैंस होंदे, भेड़िया होंदे, कुत्ता होंदे, बहरहाल जितने पालतू जानवर हैं, तो उन जानवरों को ये पालते थे। ये जानवर भी जो है इनकी मैशियत का जरिया थे। तो इनकी मैशियत यहाँ, इसके अलावा इस बात का पता चलता है कि वो हरन और मंगूस को वो भी पालते थे। यानी कि ये तो आम जानवर है, हाथी पालना या फिर ऊँट पालना, भैंस पालना, बैल पालना, भेड़िया पालना, कुत्ता पालना, घोड़ा पालना, ये तो आम जानवर है, ये पालतू जानवर कहलाते हैं। इसके अलावा इनकी जब तारीख खुदवाइयों को पता चला है, खुदवाइयों के जरिए से जब इनकी तारीख का पता चला है, तो ये लोग उस दौर में हरन को भी पालते थे और मंगूस को भी पालते थे। मंगूस के पालने के निशानात भी इनके खुदवाइयों के दौरान मिले हैं। इनके मुहर्रम में सांड, खरगोश, बंदर, शेर और रीछ और गेंडा की अशकाल मिलती हैं। इनके जो मोहरें थे, मोहरें यानी कि स्टैम्प जो थी, उन स्टैम्पों पर, उन मोहरों पर जो है कि किस जानवर की नक्काशी करते थे, कि सांड की नक्काशी करते थे और खरगोश की नक्काशी करते थे, बंदर की नक्काशी करते थे, शेर की नक्काशी करते थे, रीछ, गेंडा, इन तमाम चीज़ों, ये तो जाहिर सी बात है सांड पालतू जानवर नहीं है, खरगोश है सकता, बंदर पालतू जानवर हो सकता, शेर नहीं हो सकता पालतू जानवर, रीछ हो सकता पालतू जानवर, और गेंडा नहीं हो सकता। तो ये जो पालतू जानवर, तो ये तिजारत के लिए तिजारत के और मैशियत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है मोहरों पर जो है इन जानवरों की तस्वीरों को नक्श करते थे और इन जानवरों की तस्वीरों को, अशकाल को उतारते थे, या उन मोहरों पर इनकी शक्लें होती थी, जिससे इस बात का पता तखत मिलती है कि ये सब जानवर भी वहाँ पाए जाते थे। इस बार अब यानी मोहरों पर जो जानवरों के निशानात मिले हैं, तो इस बात का पता चलता है कि ये तमाम जानवर उस वहाँ मौजूद थे। वहाँ उस जानवरों से भी ये लोग वाकिफ़ थे। शेर से वाकिफ़ थे, बंदर से, खरगोश से, गेंडे से और सांड से वगैरह से, तमाम जानवरों से वाकिफ़ थे। तो वैसे तो पालतू जानवरों का जिक्र इससे पहले बताया था कि बैल, भैंस है, भेड़िया, कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है, ये जानवर से तो वो लोग वाकिफ़ थे ही थे। लेकिन इनके मोहरों से ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लोग जो है शेर से भी वाकिफ़ थे, गेंडे से, सांड से और आपके बंदर से, खरगोश से भी वाकिफ़ थे। तो इस तरह से ये किस बात से अंदाज़ा लगा सकता है, इनके मोहरों पर जो नक़ुश मिले हैं, जो तस्वीरें मिली हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाता है ये लोग ये जानवर से भी वाकिफ़ थे। उसके बाद आइए धातें। तो ये लोग जो है धात के दौर में आ गए थे, पत्थर के दौर से धात के दौर में आते, ये मौजूदा तरीक़े याफ्ता हो गई थी। धातों के इस्तेमाल के बारे में बताया गया। वादी सिंध के लोग जो है धातों, खुसूसन सोना, चांदी और तांबा, जस्त और शीशे का इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। तो वादी सिंध के जो लोग थे, वादी सिंध की तहजीब में हमको जो निशानियाँ मिली हैं, ये किन किन धातों को इस्तेमाल करते हैं, उन धातों में सबसे काबिल ज़िक्र नाम आता है सोने का धात इस्तेमाल करते थे, चांदी की धात इस्तेमाल करते थे, तांबा है, जस्त है, और आपका शीशे का इस्तेमाल होता था। शीशे का इस्तेमाल खासकर क्या है, पत्थर को पत्थर जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा आज हम सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये जस्त क्या है, जस्त जो है अक्सर हम लोगों को चावल रखने के लिए टीन के डब्बे वगैरह वो मिलते हैं, वो जस्त के होते हैं। पूरा लोहा भी नहीं होता, पूरा फौलाद भी नहीं होता, बल्कि उसका दरमियान का जो धात होती है उसे जस्त कहा जाता है। तो ये लोग जो है सोने की धात से वाकिफ़ थे, सोने के धात को इस्तेमाल करते थे, चांदी की धात को इस्तेमाल करते थे, चांदी से वाकिफ़ थे, तांबे से वाकिफ़ थे, जस्त से वाकिफ़ थे, शीशे से वाकिफ़ थे। इन तमाम धातों से ये वाकिफ़ थे और इन तमाम धातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए थे, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो लोहे से वाकिफ़ नहीं थे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी धातों से वो वाकिफ़ होने के बावजूद भी वो है इससे वाकिफ़ नहीं थे, कि लोहे के धात से वाकिफ़ नहीं थे। इसके अलावा हड्डियों, सीपियों और हाथी दांत चीनी के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। इसके अलावा हाथी दांत से भी वाकिफ़ थे, हड्डियों से भी वाकिफ़ थे, और
सीपियों से भी वाकिफ थे। सीपी जो समंदर से जो निकलती है सीपी, उससे भी ये लोग वाकिफ थे। ये लोग इतनी धातें इस्तेमाल करती थी अपने समाजी ज़िंदगी में, अपनी माशी ज़िंदगी में और अपनी इंफरादी ज़िंदगी में। इन धातों से वो अच्छी तरह वाकिफ थे और इन धातों से ही ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मोहरें, अब आइए मोहरों का अहम जिक्र बताया गया है। हड़प्पा के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मोहरें बनाते थे। मुख्तलिफ़ इलाकों से तकरीबन 2000 मोहरें बरामद हुई हैं। हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा के जो शहरी थे, वो जो है मुख्तलिफ किस्म के मोहरें बनाते थे। मोहरें यानी कि स्टैम्प बताया ना, जो स्टैम्प होता है उसको मोहर कहा जाता है। मोहरें बनाई जाती थी, मुख्तलिफ किस्म के मोहरें थे और 2000 तकरीबन 2000 से ज़्यादा हड़प्पा के इलाके में हमें मोहरें दस्तियाब हुई खुदवाइयों के दौरान। तो खुदवाइयों के दौरान जो है मोहरें दस्तियाब हुई हैं, 2000 से ज़्यादा दस्तियाब हुई हैं। आमतौर पर ये मुरब्बा शक्ल की होती थी। आमतौर पर मुरब्बा शक्ल यानी कि 4 कोनी टाइप में होती थी। जो मोहरें बनाई जाती थी वो 4 कोनी टाइप में होती। वैसे राउंड भी मिले होंगे, शायद राउंड का जिक्र बाद में आएगा, तो राउंड मोहरें भी मिली होंगी, गोल मोहरें भी मिले होंगे, लेकिन ये जो आप आमतौर पर जो है मुरब्बा शक्ल की होती थी, जो नरम पत्थर अबरख से बनी होती थी। जो नरम पत्थर अबरख जो है, आप लोग तो वाकिफ होंगे अबरख से। अबरख जो है एक किस्म का पत्थर होता है, एक नरम पत्थर होता है, उस पत्थर से ये मोहरें बनाई जाती थी। इन मोहरों पर चंद तहरीरें भी मौजूद हैं। जो मोहरें हमें दस्तियाब हुई है हड़प्पा शहर में या हड़प्पा के इलाके में, 2000 से ज़्यादा मोहरें, उन मोहरों पर चंद तहरीरें भी मौजूद हैं, लेकिन इन तहरीरों को अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका। तो मोहरा पर जो 2 तहरीर थी वो तहरीरें है बोल के मालूम है, लेकिन उस मोहरों की मोहरों पर जो तहरीर कुंद की हुई है, मोहरों पर जो तहरीर लिखी गई है, उस तहरीर को आज तक ना समझा जा सका ना पढ़ा जा सका। जाहिर सी बात, पढ़ने आया तो समझ में आती बात, तो जाहिर सी बात है ना उसको हम पढ़ सके ना समझ सके। एक संग वाले देवता की शक्ल कई मोहरें मिलती हैं। एक सिंग वाले देवता की शक्ल के कई मोहरें मिलती हैं। वैसे 2000 मोहरें मिली हैं या उससे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ शक्लों की थी, लेकिन एक से ज़्यादा मोहरें जो हमको मिली हैं वो एक सिंह देवता की मोहरें मिली हैं। और एक मोहर पर इस देवता को चबूतरे पर बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके आतराफ जो है 4 जानवर है, हाथी, शेर, गेंडा और भैंस मौजूद है। यानी कि जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर एक ऐसा मोहरा मिला है जिसमें एक सिंह वाले देवता को चबूतरे पर बताया गया है। वो चबूतरे पर बैठा हुआ है और उसके आतराफ जो है 4 जानवर है, जिसमें एक हाथी है, शेर है, गेंडा है, भैंस है। ये 4 देवता के आतराफ बैठे हुए हैं। देवता उस चबूतरे पर बैठा हुआ। वो देवता का क्या एक सिंह वाला देवता है। एक सिंह यानी कि सर के ऊपर एक ही सिंह का देवता बतलाया गया। ये इनका कॉन्सेप्ट है, ये उनके मोहरों पर ये निशानियां मिली हैं। मुख्तलिफ मौरखीन उसे कदीम देवता पशुपति से तशबीह देते हैं। मुख्तलिफ मौरखीन जो है ये एक सिंह देवता को पशुपति देवता से जोड़कर देखते हैं, तशबीह देते हैं या उसे जोड़ते हैं। ये पशुपति देवता कहते हैं बोल के ये कई मौरखीन कहते हैं, लेकिन बाज़ मौरखीन इस बात से इख्तलाफ रखते हैं। बाज़ मौरखीन जो एक सिंह वाला देवता था वो पशुपति देवता था, ये बाज़ मौरखीन कहते हैं। लेकिन बाज़ मौरखीन क्या कहते हैं कि ये बात से इख्तलाफ रखते हैं, इसको नहीं मानते कि ये पशुपति देवता है, बल्कि ये एक आम मोहर है, ऐसा इनका तस्वुर है। तो मौरखीन के दरमियान भी इस मोहर के ताल्लुक से, एक सिंह देवता के ताल्लुक से इख्तलाफात पाए गए। अक्सर मोहरों पर कुछ तस्वीरें, तहरीरें और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी है। यानी अक्सर मोहरों पर जो है कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तहरीरें हैं और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। वो एक अलग ही किस्म की तहरीर होती है। अब आपको बताता चलो, अब उर्दू जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह से फ़ारसी भी लिखी जाती है, लेकिन फ़ारसी पढ़ने में बड़ी मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि फ़ारसी के अल्फाज अलग होते हैं, उर्दू के अल्फाज अलग होते हैं। तो फ़ारसी तर्ज तहरीर तकरीबन उर्दू जैसी दिखती है, लेकिन पढ़ना मुश्किल है। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है वो भी इसी तरह की है। संस्कृत ज़बान में या उसका अलग ज़बान थी, वो उसको आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका, जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। जो मोहरों पर तहरीरें हैं, पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को आज तक कोई मौरख भी नहीं पढ़ सका।
और मंजूधारों में ही 1200 से ज़ायद तस्वीरें मिली, यानी मंजूधारों में 1200 से ज़्यादा तस्वीरें मिली हैं जिन्हें पढ़ना या समझना अभी बाकी है। मंजूधारो शहर में जब खुदवाइयाँ की गई थी 1921 से 1927 के दरमियान, वहाँ पर कुछ ऐसे निशानियाँ मिली हैं, वहाँ पर ऐसे 1200 से ज़ायद तस्वीरें मिली हैं। 1200 से तस्वीरें से मुराद कागज़ की तस्वीरें नहीं, बल्कि उन मोहरों पर कुंद की हुई तस्वीरें, तो उन तस्वीरें मिली हैं, लेकिन जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ना अभी बाकी है। यानी कि 1921 में जो हम मोहरें मिली हैं मंजूधारा के इलाके में खुदवाए होंगे, उस पर जो तस्वीरें हैं, उस तस्वीरों को देखते हुए उनका अंदाजा करना मुश्किल है, उसको पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक भी वो नहीं पढ़ा जा सका। शायद इनमें कुछ पर लोगों के नाम होते होंगे, यानी कि अंदाजा कर रहे हैं इन मोहरों पर कुछ के नाम थे होंगे, उस दौर के जो हुक्मरान गुजरे हैं, या उस दौर के जो नज़्म नक्श के माहिरीन थे, या उस दौर के जो नज़्म नक्श के लोग थे, उनके नाम तहरीर थे होंगे। ये बात कही जाती है। हर मोहरों में पाई गई तहरीर दूसरे से मुख्तलिफ है। जितने मोहरें मिली हैं मंजूधारों में या फिर हड़प्पा शहर में, वो मोहरों में हर मोहरे की तहरीर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक जैसी नहीं। एक जैसी तहरीर के बहुत कम मोहरें मिली हैं, लेकिन जितने भी मोहरें मिली हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ बताई गई है। तो ये इस तरह से मोहरों का निज़ाम था। तो और चलिए 270 मुख्तलिफ अलामतें या शक्लें इन मोहरों पर पाई गई। 270 से ज़्यादा शक्लें या फिर अलामतें इन मोहरों पर पाई गई है। जो मोहरें हमको मिली है, जो हमको स्टैम्प मिले हैं, उन पर तकरीबन 270 से ज़्यादा शक्लें हैं और 270 से ज़्यादा क्या बोलते अलामतें हैं। यानी एक ही तहरीर वाली जायद मोहरें बहुत ही कम मिली हैं, यानी कि एक ही तहरीर के मोहरें बहुत ही कम मिली हैं, एक जैसी तहरीर की मोहरें बहुत ही कम मिली हैं, लेकिन जितने मोहरें मिली हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तहरीरें मुख्तलिफ है, शक्लें मुख्तलिफ है, अलामतें मुख्तलिफ है। तो इस तरह से मोहरों का निज़ाम था। उसके बाद आइए हड़प्पा शहर के मुजस्सम साजी के बारे में पढ़ेंगे। सिंध की तहजीब में पत्थर के मुजस्सम साजी के चंद ही नमूने दस्तयाब हुए हैं। सिंध की तहजीब में पत्थर के चंद ही मुजस्समे दस्तयाब हुए हैं, चंद ही नमूने दस्तयाब हुए हैं। ज़्यादा कोई ऐसा मुजस्सम साजी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन पत्थर के मुजस्सम साजी के चंद ही नमूने हम लोगों को जो है वादी सिंध की तहजीब में खुदवाइयों के दौरान दस्तयाब हुई हैं। दस्तयाब हुई हैं। चुनाचे मंजूधारों से सिर्फ 11 टूटे फूटे टुकड़े मिले हैं। चुनाचे मंजूधारों जो है जो खुदवाइयाँ कर रही थी, जो मुजस्समे मिले थे, वो टूटे फूटे 11 या 12 टूटे फूटे मुजस्समे फूटे टुकड़े मिले हैं। हड़प्पा से 2 मुजस्समे पर बरामद हुए हैं, यानी कि मंजूधारों से 11-12 जो टूटे हुए टुकड़े मिले मुजस्समों के, जबकि हड़प्पा शहर से जो है 2 मुजस्समे मिले हैं, वो साबित थे। तो सभी मुजस्समे छोटी जसामत के थे। जितने मुजस्समे मिली हैं वो मुजस्समे जो है छोटी जसामत के थे, या छोटे हिस्से में पत्थर से बनी हुई थी, या छोटे किस्म के थे, बड़े नहीं थे बल्कि छोटे थे, छोटी जसामत के थे। सिवाय 2 जानवरों के मुजस्समों के, एक मेंढे और दूसरा हाथी के मखलूत शुबे के, यानी कि बाज़ मुजस्समे ऐसे ही मिले हैं, मेंढे के मिले हैं और हाथी से मिलती जुलती शक्ल के मुजस्समे मिले हैं। बाकी सभी देवताओं या इंसानों की मूर्तियां हैं। बाकी जितने मोहरें मिली हैं, जितने मुजस्समे मिले हैं वो इंसानों या देवताओं के ही मिले हैं। 2 मुजस्समे ऐसे मिले हैं जिनमें मेंढे की शक्ल के है और एक हाथी नुमा शक्ल के मेंढा मुजस्समा मिला है। बाकी जितने मुजस्समे मिले हैं वो इंसानों की शक्ल के है या फिर देवताओं की शक्ल के है। 4-5 मुजस्समों में देवता या इंसान पालती मारकर बैठे दिखाई गए हैं। 4-5 मुजस्समे ऐसे मिले हैं जिसमें इंसान और देवता पालती मारकर, यानी कि अलग पलग मारकर बांडी बनाकर बैठे हुए मिले। पालती कहते हैं उसे, अलग पलग मारकर जमीन पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। बाद मुजस्समे ऐसे भी मिले हैं। मुजस्समों के शहरों की बनावट में हद दर्जा अदम तनासुब पाया गया है। मुजस्समों के शहरों की बनावट में, मुजस्समों की बनावट में जो है हद दर्जा अदम तनासुब पाया गया है, यानी कि मुजस्समे जितने मिले हैं वो बिल्कुल अलग अलग मुजस्समे मिले हैं, एक जैसे मुजस्समे नहीं थे। बाल बच्चे की तरह बाल जो पीछे की तरफ जोड़े की शक्ल में बंधे हुए दिखाई गए हैं। दाढ़ी है मगर मूंछ मुड़ी हुई है। आंखों के खानों में संग के किस्म की कोई चीज जड़ी गई है, यानी कि जो मुजस्समे मिले हैं वो मुख्तलिफ किस्म के थे, मुख्तलिफ शक्लों के थे और बाल पीछे की तरफ जोड़े की
की तरह बने हुए, बाल पीछे की तरफ जोड़े की तरह बने हुए हैं, और दाढ़ी है लेकिन मूंछ नहीं है, और आंखों के खानों में कुछ संग की किस्म के क्या बोलते हैं चीज़ें जुड़ी हुई है, आंखों में जो है संग की किस्म की कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है। काबिल जिक्र मुजस्समे में एक मुजस्समा भैंस का और एक नाचने वाली लड़की का है। खाली जो मुजस्समे मिले हैं, एक मुजस्समा जो भैंस का है, एक मुजस्समे में जो है नाचने वाली लड़की के मिले हैं। ये मुजस्समे जो है हम लोग मौजूदा के इलाके में, हड़प्पा शहर के हड़प्पा इलाके में ये दस्तयाब हुए हैं। इसके अलावा पकी हुई मिट्टी के बने छोटे छोटे मुजस्समे अक्सर मुजस्समे बैलों और भैंसों के हैं, यानी कि मिट्टी से बने हुए मुजस्समे मिले हैं जो मिट्टी को बनाकर पकाया गया है, यानी कि उन्हें पुख्ता बनाया गया है। पुख्ते मुजस्समे मिले हैं जिनमें काबिल जिस्म बैलों के भैंसों के मुजस्समे मिले, यानी कि जानवरों के मुजस्समे मिले हैं ये वादी सिंध की तहजीब में। तो ये जो मुजस्समे मिले हैं उस दौर के लोग मुजस्समे साजी को जाहिर करता है। तो उस दौर के लोग मुजस्समे साजी के फन से भी वाकिफ थे और ये लोग मुजस्समे बनाना जानते थे, इसलिए वहाँ खुदवाइयों के दौरान चाहे मंजूदारों में जो 11 टुकड़े मिले हैं, फिर मुजस्समे या फिर हड़प्पा में 2 मुजस्समे मिले हैं, वो मुजस्समों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मंजूदारा के लोग जो है मुजस्समे साजी के फन से भी वाकिफ थे और वो मुजस्समा साजी करते थे। तो इनमें से सिर्फ चंद ही फनकाराना अजमत को पेश करते हैं, यानी कि जितने मुजस्समे मिले हैं उसमें से चंद ही ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाए गए थे। बाकी के भद्दे थे या फिर उल्टी ऐसा बना दिया गया है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, आड़े तड़े बना दिए गए हैं। कुछ चंद ही ऐसे थे जो मुजस्समे साजी के फन को अजमत पेश करते हैं, अजमत बख्शते हैं। बाद मुसम्मे काबिल तारीफ थे कहा जा सकता है, इतने खूबसूरत मुजस्समे बनाए जाते थे। बाद ऐसा ये क्या धुंधले या फिर क्या बोलते भद्दे जिस किस्म के मुजस्समे दस्तयाब हुई थी, जबकि ज्यादातर को बाजारी फरोख्त के लिए बनाया गया था, जबकि ज्यादा को जो है बाजारी फरोख्त के लिए ही बनाया गया था। इंसानी मुजस्समे आम तौर पर औरतों के हैं जिन्होंने महज बहुत से जेवरात पहन रखे हैं और कुछ के सर पर अजीब किस्म की फैली हुई ओढ़नी या टोपी से चंद एक इंसानों या जानवरों के मुजस्समे भी हैं, यानी कि बहुत सारे मुजस्समे जो है औरतों के हैं और औरतों के मुजस्समे हैं और उसमें जो है बहुत जेवर बताया गया है, उन मुजस्समों पर जो है बहुत जेवर पहना हुआ बताया गया है। ये इनका मुजस्समा साजी के फन को जाहिर करता है। बाज मुजस्समों पर ओढ़नी है, एक अलग किस्म की ओढ़नी बताई गई है। इस तरह से ये मुजस्समा साजी के फन से वाकिफ थे। उसके बाद आइए ये तमाम जो है मुजस्समा साजी के फन का जाहिर करते हैं। तो सर पर जो अजीब किस्म की फैली हुई और ओढ़नी या टोपी से चंद एक इंसानों या जानवरों के मुजस्समे भी मिले हैं। बाज़ मुजस्समे इंसानों के और जानवरों के मुजस्समे भी मिले हैं। और सरमो टीमर व्हीलर के मुताबिक सिंध की तहजीब के मुजस्समे में गौर फिक्र की मोहियत नजर आती है। सरमो टीमर जो था वो एक मौरिख था और उसने उसके मुताबिक जो है वादी सिंध की तहजीब के मुजस्समों में जो है गौर फिक्र के मोहियत नजर आती है, यानी गौर फिक्र करने की मौके फराहम करते हैं ये मुजस्समे। इस तरह से ये मुजस्सम साजी फन को फ़रोग़ दिया था। उसके बाद आइए आगे हम बढ़ेंगे इनके मजहब अकायद के बारे में। तो हड़प्पा के लोगों के मजहबी अकायद और रसूमात के बारे में मालूमात के ज़राए ज़्यादातर हड़प्पा की मोहरें और मिट्टी की अशिया हैं, यानी कि हड़प्पा के लोगों के ताल्लुक से, मजहबी अकायद के ताल्लुक से, रसूमात के बारे में, उनके मजहब के बारे में मालूमात जो के ज़राए जो थे वो सारे के सारे हड़प्पा में दस्तयाब मोहरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मिट्टी की अशिया से अंदाज़ा लगाया। मिट्टी की मूर्तियों में औरत की कसीर तादाद मूर्तियाँ बरामद हुई थी, यानी कि मिट्टी के जो मूर्तियां बनाई गई थी उनमें ज़्यादातर जो है औरतों की मूर्तियां थी, औरतों की मूर्तियां थी और कसीर तादाद में मूर्तियां बरामद हुई है। और ये मूर्तियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस अकीदे के लोग थे, किस मज़हब का पैरोकार थे, किस मज़हब पर वो अमल करते थे। जिनके कमर के अतराफ में पट्टा, नेकलेस और कानों में झुमके दिखाए गए, यानी कि जितने मुजस्समे मिले हैं उनमें ज़्यादातर औरतों के थे और उन औरतों को जो डिज़ाइन किया गया था, उन मूर्तियों को जो डिज़ाइन किया गया था, उनकी कमर में पट्टा था और गले में नेकलेस थे जो देवी माता कहलाती थी।
यानी कि जो देवी माता कहलाती है, जिसके मतलब जिसके कमर में पट्टा है और जो नेकलेस पहनी हुई है, जब फिर जेवरात पहनी हुई है, तो वो देवी माता कहलाती थी। एक और मूर्ति में एक पूरा बनाया गया है, यानी कि एक और मूर्ति में जो है एक पौधा बनाया गया है। एक ऐसी मूर्ति बनाई गई जिसमें एक पौधा बनाया गया है जो उस औरत के पेट से निकल रहा है। यानी कि एक मुजस्समा ऐसा मिला है जिसमें एक औरत है, औरत के पेट से पौधा निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, ये शक्ल बतलाई गई है। तो ये जो है इनके अकायद को जाहिर करता है, इनके क्या अकायद थे। और ये ज़्यादा जितने मुजस्समे मिले हैं और उन मुजस्समे ज़्यादातर औरतों के मुजस्समे थे, यानी कि उस दौर में औरतों की बड़ी अहमियत होगी, या फिर ये औरतों की पूजा क्या करते होंगे, तो औरतों के मुजस्समे थे। और जिस औरत के मुजस्समे में कमर पे पट्टा है या फिर नेकलेस वगैरह जेवरात वगैरह पहनी हुई है, तो वो जो है देवी माता कहलाती थी। और एक मूर्ति मिली है जिसमें एक औरत है, औरत के पेट में से पेड़ या झाड़ निकल रहा है। गालिबन ये जमीन की देवती है, गालिबन ये मानना है कि ये जमीन की देवती है, यानी कि जमीन को वो देवता मानते हैं या देवी मानते हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि जमीन से पेड़ वगैरह निकल रहे हैं। कई मौरखीन ने लिंगा के पुरुष का जिक्र किया है। कई मौरखीन जो है लिंगा के पूजा के ताल्लुक से, लिंगा की पुरुष के ताल्लुक से जिक्र किया है, जो आगे चलकर शिव कहलाया। मर्दों और औरतों के जिस्मानी आज़ा को भी पत्थर पर तराशा गया, गालिबन इनकी पूजा की जाती थी। यानी कि जो मुजस्सम शामिल की गई थी, तो गालिबन जो है जो लिंग की पूजा भी करते थे, लिंग की पुरुष भी करते थे, जो आगे चलकर शिवा कहलाया। मर्दों औरतों के जो अज़ा होते हैं उन अज़ाओं की भी पूजा करते थे, उन अज़ाओं की भी तस्वीरें मिली हैं, उन अज़ाओं के भी मुजस्सम मिले हैं, उनकी भी पूजा क्या करते थे। और ऋग्वेद के मुताबिक गैर आर्याई लोग पोशीदा आज़ा की पूजा, ऋग्वेद के मुताबिक जो है गैर आर्याई लोग जो थे वो पोशीदा जिस्म के हिस्सों की पूजा किया करते थे। कुछ मोहरों पर मर्द देवताओं की तस्वीर भी मिली है, या कुछ मोहरों पर जो है मर्द देवताओं की भी तस्वीरें मिली हैं। तो इस तरह से इनके अकायद थे। इससे ये देवता के संग वाले 3 सर बताए गए, यानी कि बाज़ ऐसे देवता बताए हैं जिसके सिंह है और 3 सिंह है। ये तमाम जो है इनके अकायद को जाहिर करता है, इनकी रसूमात को जाहिर करता है। तो ये लोग जो है इंसानी शक्ल के मुजस्समे बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। ये इनके अकायद और रसूमात को जाहिर करती है। तो आज के लिए ये क्लास इतनी ही। इंशाअल्लाह फिर हम लोग जो है अगली क्लास में जो है दूसरे चैप्टर के साथ आपको लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।